हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज ये मेरा वीडियो में लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे मेंस क्लियर करने की टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज, ऐसे सबको पता है कि ये जैसे कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर अभी हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे और अलग प्लेटफॉर्म्स पे पेपर का एनालिसिस भी दिया होगा। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप एनालिसिस के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करो। देखो, एनालिसिस बहुत लोग देते हैं। पेपर देने के बाद ऐसा होता है कि आप एनालिसिस के लिए कहाँ जाओ वो सोच के आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे डिमोटिवेटिंग एनालिसिस भी देते हैं, बहुत टफ एनालाइज करते हैं पेपर को। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उस वो लेके भी आपको सोर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं ये वीडियो चालू करूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यार आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो अगर आप पसंद कर रहे हो, और मेरे चैनल को नीचे से प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइज। तो गाइज, अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम को लेके मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस में मीन्स क्या क्या होता है। बहुत लोगों के दिमाग में मेंस को लेके अलग अलग परसेप्शंस होता है। बहुत लोग मेंस को अलग नज़र से देखते हैं। कोई कोई ऐसे परफेक्ट व्यू पॉइंट लेके चलता है। बहुत लोग अलग अलग चीज़ सोचते रहते हैं। तो मैं उन सब वो मीन्स क्लियर करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार प्रिपरेशन कैसे करना है, डेली आपको कितने एफर्ट्स डालना है, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ऐसे रहेगा हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करने के लिए यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मेंस एग्जाम में मीन्स क्या क्या होता है, कि बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ क्या होता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो पहला तो ये है कि यार मेंस इम्पॉसिबल टू क्लियर है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि यार मेंस है, मेंस तो निकलेगा ही नहीं। यार क्यों नहीं निकलेगा, लोग निकाल रहे हैं ना। मैंने निकाला है, मेरे फ्रेंड, एक दो फ्रेंड्स ने भी निकाला जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो ऐसे लोग निकाल रहे हैं मीन्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहला मिथ है। दूसरा मिथ ये है कि यार एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार स्ट्रेटेजी क्या होता है, कहाँ से सोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डायरेक्शन आपने कहाँ से चीज़ों को सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। थर्ड होता है मीथ, जो कि मैं काफ़ी सुनते रहता हूँ कि यार करंट अफेयर्स नहीं निकलता। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है पेपर अभी आजकल, ऐसा हो भी रहा है। आप अगर ये मीथ, एक्चुअली ये मीथ इतना ऐसा मीथ नहीं बोल सकते, ऐसा हो भी रहा है कि रिसेंटली, और मैं जिस साल में बैठा था पेपर देने, और इस साल का पेपर भी जो पेपर आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके भी सॉल्यूशन होता है। इसका करंट अफेयर प्रिपेयर करने का भी राइट स्ट्रेटेजी और राइट सोर्स रहता है। फोर्थ मीथ ये है कि टाइम बाउंडेशन रहता है मेंस में। मेंस में एक्चुअली क्या है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल देखने को मिलते हैं। तो वो आप कैसे टैकल करोगे, आप उसके लिए क्या करना है, तो सब कुछ रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। मतलब अभी आप फ्रेश एस्पिरेंट हो, आप जीरो नॉलेज वाले हो, आप एकदम ग्राउंड लेवल पे हो, आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको कैसे आगे बढ़ना है कि आपका मेंस भी निकल जाए। एक ही हमको क्या चाहिए कि हमको तो ये नहीं चाहिए कि इस साल प्री निकाला, चलो नेक्स्ट ईयर प्री देके फिर मेंस निकालेंगे। हमको ये नहीं चाहिए। हमको एक ही स्ट्रेच में इंटरव्यू तक निकाल के जॉब लेना है। वो प्रायोरिटी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, माइंडसेट क्या रहता है, तो कैसे आगे बढ़े। तो यार पहला चीज़ ये है कि आप जब कोई एग्जाम का प्रिपेयर करते हो ना, आप जब वो माइंडसेट बना लेते हो कि हाँ मेरे को, चलो 6-7 महीने बाद एग्जाम से 1 साल बाद एग्जाम है, मैं इन इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो मैं आप पहले ये सोचो कि आपको फुल एग्जाम कैसे निकालना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले अटेम्प्ट में चलो मैं प्री के लिए प्रिपेयर करता हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्री के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए। प्री सिर्फ मॉक से हो जाता है। अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आप मॉक से इसे दे रहे हो, तो आपका प्री निकल जाएगा। मेन चीज ये है कि आप जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे ना यार, तो आप ये सोचो कि मेरे को मेंस कैसे निकालना है, मेरे को मेंस कैसे निकालना है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि चलो इंटरव्यू कैसे निकालना है, बैंकिंग अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, लेकिन एज ए होल आप लेके चलो। आप ऐसे सोचो कि मेरे को मेंस निकालना है, मेरे को इंटरव्यू निकालना है, आप वैसे प्रिपेयर करो। सब कुछ साथ में लेके चलो। आपको उस हिसाब से अपना डेली रूटीन भी मोल्ड करना होगा। जैसे हर एक चीज को आप डेली थोड़ा थोड़ा टच करके जाओ। आपका मेन एम वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस बार प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का प्रिपेयर अलग से करो ही मत। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप प्रीलिम्स का प्रिपेयर अलग से करो ही मत। अब मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे फॉलो करो, सही रहेगा वो। ठीक है। ये हो गया पहला चीज कि आप
माइंडसेट बनाओ पहले कि आपको मेंस निकालना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि स्ट्रेटेजी क्या रहता है मेंस का। मेंस एक्चुअली क्यों टफ होता है पता है? क्योंकि मेन रीज़न ये है कि हम क्वेश्चंस को चूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ प्रीलिम्स में भी होता है। प्रीलिम्स में भी आप देखोगे कि अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक चीज़ रहता है कि आप क्वेश्चंस उतना चूज़ करना नहीं रहता है, क्योंकि यार सबका लेवल तो ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है। मैक्स टू मैक्स क्या 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 ही कर लेंगे, वो मॉडरेट दे देंगे, ऐसा रहता है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं रहता है। मेंस में क्वेश्चंस टफ आते हैं, मॉडरेट टू टफ रहेगा मेंस हमेशा। हमेशा मॉडरेट टू टफ रहेगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी होना पता रहना पड़ता है, आपको मॉक्स देना पड़ता है। मेंस में यार आप ऐसा मत सोच के मत चलो कि यार मैंने तो टफ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिया तो मेंस का मॉक क्यों देना है, क्योंकि मेंस में तो उतना टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है। आई मीन टाइम बाउंडेशन है, एक क्वेश्चन में रहता है, लेकिन उतना कांस्टेंट नहीं रहता है मेंस में कि यार इतने टाइम में मेरे को ये करना ही है। तो ये आप गलत फहमी लेके मत चलो, आप उससे बाहर निकलो। आपको मेंस के लिए मॉक देना ही है। मेंस का मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आप क्वांट्स करोगे, आप रीजनिंग करोगे, तो हमेशा ऐसा रहता है कि मेंस का मॉक से ही आप सीखोगे। आपको मेंस में ऐसा होगा कि यार ये मॉक दे दिया, आप डीमोटिवेट हो रहे हो। आप मेंस के मॉक से बहुत डीमोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि निकलते नहीं, लेकिन आप फिर भी मॉक दो। उससे क्या होगा ना, आपका 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस बनेगा। जैसे ही आप 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आप मेंस एग्जाम जब देने जाओगे तो आपके लिए वो टाइम कभी भी वो नहीं होगा कि यार इस टाइम। तो आप 3 घंटे बैठने का जो आपका जो मन जो स्थिर होता है ना, वो चीज़ बन जाएगा आपका उस मॉक से, ठीक है। मॉक्स के लिए आप ऑलिव बोर्ड फॉलो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ ऑलिव बोर्ड फॉलो करो। और मैं और एक रिकमेंडेशन है कि आप टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हो मेंस मॉक के लिए, तो वो सही रहता है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप मॉक दोगे ना यार, तो आप मॉक एक दिन आपने मेंस का मॉक दिया, आप मस्त आप पूरा फुल 3 घंटा मस्त बैठ के आप एक नहीं एक आपने एक मॉक दिया, उसके बाद आपका ब्रेन बहुत ड्रेन आउट होगा, तो उस दिन आप उसको एनालाइज मत करो। अब उसको एनालिसिस के लिए आप उसको नेक्स्ट डे तक रख दो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप क्या करो, आप मॉक देने के बाद ऐसा करो कि आप नेक्स्ट डे एनालिसिस में आप उसको जो आप क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हो, ऐसा होता है ना कि मेंस के मॉक में सारे क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, सारे बड़े ही मिलेंगे आपको। तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, आप उसी को एनालाइज करो। ऐसा मत करो कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट, सपोज आप 45 क्वेश्चन, सपोज आपने अटेम्प्ट किए 10, मैं मान लेता हूँ 15, तो आप एनालाइज करने के टाइम में आप सारे टफ क्वेश्चंस को लेके बैठ गए, उससे टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ नहीं होगा। मेन चीज इससे निकलता है कि आप क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को आप चूज कर रहे हो, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता चलने लग जाएगा कि ये डीआई टफ है, ये पजल टफ है, इसको नहीं करना है। आप क्वेश्चन को देख के ही समझोगे कि अगर आप थोड़ा ट्रिकी हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो मेंस में क्वेश्चंस वाइजली चूज करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कि स्ट्रेटेजी क्या रहता है। सेकंड होता है आपका डेली रूटीन, मतलब आप मॉक्स क्या करते हो, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो आपको डेली मेंस एग्जाम से आप 2-3 महीने पहले तक आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। 2-3 महीने तक आप पूरा फुल मेंस के मॉक्स दो। आप पहले इतने अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करो। आपने सपोज पहले कि 1 महीने में आपने हफ्ते में 2 मॉक दे दिया। हफ्ते में 2 मॉक देना यार उतना टाइम भी कंज्यूम भी नहीं होता है। जॉब करते करते भी लोग ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री है तो आप हफ्ते में 3 दे सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ जॉब में इन्वॉल्व है तो आप हफ्ते में एक तो मिनिमम दो ही, उसको अच्छे से एनालाइज करो। एनालिसिस में मॉक में 3 घंटे दे रहे हो, एनालिसिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, आप चीज़ों को देखो सीखो वैसे। ये हो गया दूसरा कि प्रैक्टिस कैसे करना है। और बात यह है कि यार आप सब्जेक्ट वाइज क्या क्या इम्पोर्टेंट रहता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, आपको शायद बहुत टीचर्स जो अभी आप जहाँ से भी सीख रहे हो, तो आप मैं एक चीज़ एक पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ। मैंने पहले सोचा नहीं था मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन ऐसा होता है कि आप रीजनिंग में ना जो वर्बल रीजनिंग होता है, जो क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग जहाँ पे एजम्पशंस रहता है, फिर एलिमिनेशंस रहता है, एजम्पशंस रहता है, फिर आपका और जो जो रहता है जो जो क्रिटिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है। आप वो उसको कर लो। उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका लॉजिक
और इंग्लिश, ये 2 चीज़ों से आप वो चीज़ कर सकते हो और वो मेंस में 6 से 7 नंबर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और आप अगर मॉक से प्रैक्टिस करके देखोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत टफ आता है, ठीक है? लेकिन अगर आप पेपर दोगे ना तो मेंस में डुएबल आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीआई पीओ के मेंस में क्वेश्चंस आए थे क्रिटिकल रीजनिंग में, मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए क्योंकि मैंने वो प्रिपेयर करके किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा रीजनिंग के अटेम्प्ट्स काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा था। मैंने अराउंड 25 से 26 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे। तो वो मेन रीज़न उसका ये क्रिटिकल रीजनिंग ही था। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा पजल्स कर लिया, ठीक है? तो यही है, आपको वहाँ पे जाके अपना स्मार्टनेस दिखाना है, ऐसे ही अपनी इंटेलिजेंस तो दिखाना नहीं है कि आप पजल करके आ गए 3-4। आप किसको बताओगे? जो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप वही करो कि आप क्रिटिकल रीजनिंग को मत छोड़ो। क्रिटिकल रीजनिंग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप मेरी इस बात को याद रख लो। बाकी बातों को आप फॉलो करो ना करो, लेकिन इस बात को ज़रूर फॉलो करो कि आप क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छे से कर लो, ठीक है? ये एक बात है। और एक बात ये है कि क्वांट्स में आप डीआई जब करोगे ना, तो आप डीआई को आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि आप डीआई में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आप अपने माइंड में कर सके, ठीक है? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कैलकुलेट वहाँ पे जाके कैलकुलेट करेंगे, तो माइंड ऐसा नहीं होता। आप डीआई को पहले तोड़ना, आप जितना जल्दी डीआई को, अगर आप एक डीआई लेके बैठे हो, अगर आपने उस डीआई को 5 से 6 मिनट, 5 मिनट में, 6 मिनट छोड़ो, 5 मिनट में तो आपको तोड़ने आना चाहिए। मेंस पेपर दे रहे हो तो 5 मिनट में आपको डीआई ब्रेक करना ही है। 5 मिनट में अगर आपने उस डीआई को ब्रेक करके सब कुछ खोल दिया, और अगर आप बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तो आप देखो वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसा मत करो कि पहले क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करने लग गए, नहीं। पहले आप डीआई को तोड़ दो, ब्रेक ओपन करो, वहाँ पे जो जो निकलता है सब आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या दिमाग में कर लो, कैसे भी कर लो। उसके बाद आप डीआई पे एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ो। आपके एक क्वेश्चन में देखो, मैं गारंटी देके बोलता हूँ 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। तो उससे ज़्यादा फास्ट होता है ये चीज़ अटेम्प्ट, ठीक है? तो ऐसे रहता है मेंस। और मेंस जनरली, और एक ये है कि मेंस यार जनरली आपके डेली एफर्ट से निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस में ऐसा नहीं होता है कि आपने 1-2 महीने प्रिपेयर कर लिया तो मेंस निकल गया, ठीक है? अगर आपके पास अगर आप कोई कास्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, जनरल हो आप, तो आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने होते हैं। आप अगर आप ऐसा नहीं है, मतलब हर सबको ही एक लेवल पार करना होता है, लेकिन आप एम ज़्यादा करो। आप मेंस में मार्क्स हमेशा एम ज़्यादा एम करो। आप उससे क्या होगा कि आप इंटरव्यू के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन एग्रीगेट से ही होता है, ठीक है? मेंस के मार्क्स से तो सिलेक्शन नहीं होगा, एग्रीगेट मार्क्स से सिलेक्शन होता है। तो आप मेंस में अगर आप जनरल हो तो आप थोड़ा ज़्यादा एम करो। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी ऐसा भी हो तो आप एम ज़्यादा करो, लेकिन आप जितना हो सके उतना करो। अल्टीमेटली हमको पेपर निकलना है, लेकिन आप फिर भी मेंस में ये ट्राई करो कि आपका जो कट ऑफ रहता है, जनरल कट ऑफ, उससे आप बहुत ज़्यादा, उससे आप थोड़ा पुश करने को ट्राई करो मार्क्स को। तो उससे क्या होगा ना यार, अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा सा लचक भी जाते हो तो आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका मेंस का मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो और करंट अफेयर्स आप रोज़ पढ़ो। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 महीने प्रिपेयर कर रहे हो तो, या लास्ट 1 महीने आप पूरा फुल लेके बैठ गए, ऐसा बहुत प्रेशर गिरेगा आपके ऊपर। आप करंट अफेयर्स 6 महीने 7 महीने पढ़ रहे हो तो आप 6 महीने से कंटिन्यूअस रोज़ धीरे धीरे पढ़ोगे, उसको धीरे धीरे रिवाइज करोगे, तो आपका करंट अफेयर्स का जो बेस है ना, वो काफ़ी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है? करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैं वीडियोस बहुत जल्द बनाने वाला हूँ इस चैनल पे ही। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को फॉलो करो, तो मैं वीडियोस लाते रहूँगा। और आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार ज़रूर लाइक करो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ। चलो गाइज, थैंक यू।